नारायणी क्लासेज जींद में आप सबका स्वागत है। इससे पहले हमने आधुनिक भारत में पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे डचों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है कि भारत में डचों का आगमन हुआ, यानी डच आप बोल सकते हैं नीदरलैंड। इसको क्या बोल सकते हैं? नीदरलैंड, या फिर आप बोल सकते हैं इसको हॉलैंड। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो डच जो हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता था, यानी नीदरलैंड के निवासी थे ये, या फिर बोल सकते हैं इनको हॉलैंड के निवासी भी कहा जाता था। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि भारत में जो डच आए थे उनकी जो कंपनी थी उस कंपनी का नाम क्या था, और उस कंपनी ने भारत में व्यापार की शुरुआत कब की। तो देखिए, यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 ईस्वी में। अब क्वेश्चन कई बार ये आता है कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस प्रकार की कंपनी है, यानी वो किस प्रकार की कंपनी है? सुक्त पूंजी वाली कंपनी है, यानी आप बोल सकते हैं इसको यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी सुक्त पूंजी का मतलब होगा यहाँ पर यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसकी भारत में स्थापना हुई कब हुई? 1602 ईस्वी में। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डच जो थे वो हॉलैंड और नीदरलैंड के लोग जो थे उन्हीं को क्या बोलते थे? डच कहा जाता था। यानी हॉलैंड और नीदरलैंड के लोगों को ही क्या बोलते थे? डच कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि नीदरलैंड की करेंसी क्या है, यानी नीदरलैंड की करेंसी का नाम क्या है? यूरो। पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार कि नीदरलैंड जो है किस महाद्वीप में है, तो आपका ये किस महाद्वीप में होगा? यूरोप कॉन्टिनेंट में होगा, यानी आप कह सकते हैं यूरोप महाद्वीप में होगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि नीदरलैंड की राजधानी क्या है, तो नीदरलैंड की राजधानी का नाम है एम्स्टर्डम। ये इसकी क्या है? राजधानी है। तो ये सभी क्वेश्चन आपने ध्यान रखने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि नीदरलैंड किस महाद्वीप में है, तो यूरोप महाद्वीप है। नीदरलैंड की करेंसी का नाम क्या है? यूरो है। नीदरलैंड की राजधानी का नाम क्या है? एम्स्टर्डम है। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर डच कंपनी की देखरेख के लिए 17 सदस्य बोर्ड का गठन किया गया। यानी कहने का मतलब क्या है, जब डच भारत में आए तो वहां पर आने के बाद कितने सदस्यों ने यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कार्यभार संभाला, तो वो कितने सदस्य थे? 17 सदस्य थे, और इन्होंने यहाँ आकर के भारत में व्यापार करने के लिए कार्यभार संभाला। और ये सारे के सारे जो 17 सदस्य थे ये डच कंपनी के अधीन रह करके ही कार्य करते थे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ये हमारे आप बोल सकते हैं ये है हमारे गवर्नर बोल सकते हैं, जो आप बोल सकते हैं डचों के हैं। इनका नाम है स्टोटन जर्नल। स्टोटेन जर्नल जो है या बोल सकते हैं डचों के गवर्नर के रूप में आए थे, और इनके द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का क्या मिला? अधिकार पत्र मिला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि डचों के किस जर्नल ने 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला, तो उसका नाम क्या होगा? स्टोटेन जर्नल। यानी इनको 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का क्या मिला? अधिकार पत्र मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। जब ये डच कंपनी इंडिया में आई तो इसकी प्रारंभिक पूंजी कितनी थी, तो आप बोल सकते हैं 65 लाख रुपए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि प्रारंभ में जो यहाँ पर कंपनी बनाई गई अपने इंडिया के अंदर, तो ये कितनी पूंजी के साथ आई, तो लगभग 65 लाख रुपए पूंजी के साथ इंडिया में आई। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था मसाला का व्यापार करना, यानी मसाले का व्यापार करना। अब जितने भी यूरोपियन कंपनियां इंडिया में आई हैं, उन सब का उद्देश्य क्या था? व्यापार करना, और खासकर मसाले का व्यापार करना। मसाले का व्यापार क्यों करना था? क्योंकि इंडिया में मसाले की जो कृषि थी वो ज्यादा होती थी, और यूरोप के देशों में यानी यूरोपियन क्षेत्रों में मसाले की मांग ज्यादा थी। इसी कारण से उन्होंने भारत को व्यापार का मुख्य केंद्र बनाया। इसके बाद अगर हम बात करें, यहां पर डच नौसेना नायक वादेर हेग ने 1605 ईस्वी में यहां पर देखिए मुसलीपट्टम नामक स्थान पर पहला कारखाना लगाया। यानी क्वेश्चन आता है कई बार कि डचों ने भारत में सबसे पहला कारखाना कहां लगाया, तो उसका नाम क्या होगा? मुसलीपट्टम। और मुसलीपट्टम है कहां पर? अगर बात करें तो ये कह सकते हैं हम आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है ये? आंध्र प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डचों के द्वारा भारत में लगाया गया पहला कारखाना कहां पर था, तो हम बोल सकते हैं मुसलीपट्टम यानी आंध्र प्रदेश में था। इसके बाद अगर हम बात करें, और यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टम में जो पहला कारखाना लगाया गया वो किसके द्वारा लगाया गया था, यानी उस समय कौन नौसेना नायक थे, तो उनका नाम क्या था? वादेर हेग। उसके बाद हम बात करते हैं 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता कर लिया। यानी 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के जो राजा थे उनके साथ क्या किया? समझौता कर लिया। और समझौता करने के बाद यहां पर पुलिकट में अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई। यानी पुलिकट में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई कब? 1610 ईस्वी में। और किस राजा के साथ डचों ने समझौता किया, तो उस राजा का नाम क्या था? चंद्रगिरी के राजा के साथ उन्होंने क्या किया? समझौता किया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुलिकट कहां पर है, तो पुलिकट आप बोल सकते हैं या बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। डचों ने पुलिकट में सोने का सिक्का चलाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डचों ने पुलिकट में सोने का सिक्का चलाया, जिसे किस नाम से जाना गया? जिसे पैगोडा कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया HSSC में, SSC के अंदर, CGL के अंदर पूछा गया क्वेश्चन कि डचों ने पुलिकट में जो सोने के सिक्के चलाए उसे किस नाम से जाना गया, तो उसे किस नाम से जाना गया? पैगोडा के नाम से जाना गया। तो यहां पर जितने भी ये क्वेश्चन हमने पढ़े हैं सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, पुलिकट में ही डचों ने क्या किया? उसको अपना मुख्य केंद्र बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डचों के द्वारा भारत में मुख्य केंद्र कौन सा बनाया गया, तो उसका नाम क्या होगा? पुलिकट। यानी पुलिकट को ही डचों ने अपने क्या बना लिया? मुख्य केंद्र बना लिया। इसके बाद अगर हम बात करें, यहीं पर डचों ने सोने का सिक्का चलाया, जिसे किस नाम से जाना गया? पैगोडा के नाम से जाना गया। ये क्वेश्चन हमने पीछे ही पढ़ दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें पुलिकट में स्थापित कारखाने को, जो पुलिकट में जो कारखाना स्थापित किया गया था, दूसरा कारखाना मैंने आपको बताया था कब स्थापित किया गया था, ये देखिए 1610 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री लगाई गई, कारखाना लगाई गई, तो उसे वहां पर एक किले का निर्माण भी किया गया। और उस किले को क्या कहा गया? उस किले का नाम था गैलिडेरिया का किला। यानी गैलिडेरिया का किला इसको कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, बार बार SSC HSSC हर में पूछा गया कि पुलिकट में एक स्थापित जो कारखाना स्थापित किया गया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था? गैलिडेरिया का किला। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए इस स्लाइड के अंदर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर देखिए ये जगह जो है आप कह सकते हैं पुलिकट है, जिसमें हमने पिछली 2-3 स्लाइडों में बार बार पुलिकट के बारे में जिक्र किया। तो इस मैप में आप देख सकते हैं यहां पर आंध्र प्रदेश का ये हिस्सा है, और इस आंध्र प्रदेश के हिस्से में यहां पर देखिए पुलिकट क्षेत्र है। और पुलिकट एक लेक भी है, एक झील भी है।
अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली, आप कह सकते हैं भारत की दूसरी लैगून झील कौन सी है, तो दूसरी लैगून झील की बात करें तो पुलिकट झील है। और अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की पहली लैगून झील कौन सी है, तो आप बोल सकते हैं यहां पर भारत की पहली लैगून झील की अगर बात करें चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे भारत की पहली लैगून झील के बारे में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, डच द्वारा भारत में स्थापित कारखाने, डचों द्वारा भारत में स्थापित कारखाने कौन कौन से हैं। सूरत में जो लगाया गया कारखाना वो कब लगाया गया था, 1616 ईस्वी में। कब लगाया गया था, 1616 ईस्वी में। देखिए यहां पर एक इंडिया के मैप के माध्यम से देख सकते हैं आप, यहां पर है, या बोल सकते हैं गुजरात का हिस्सा, यहां पर पड़ता है सूरत, और सूरत में ही डचों ने अपने कारखाने स्थापित किए। और खासकर यहां पर जो सूरत का क्षेत्र है ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, और सूरत को हीरे तराशने के लिए भी जाना जाता है, यानी यहां पर हीरे तराशे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर डचों के द्वारा 1627 ईस्वी में प्रथम बंगाल के अंदर एक फैक्ट्री लगाई गई, और वो कहां पर लगाई गई, पिपली नामक स्थान पर। यानी 1627 ईस्वी में डचों के द्वारा बंगाल में पहली फैक्ट्री लगाई गई। कहां पर लगाई गई, पिपली नामक स्थान पर लगाई गई। इसके बाद ये आप कह सकते हैं असफल रही, और यहां पर फिर से फैक्ट्री लगाई गई थी बालासोर। बालासोर जो है यह आप कह सकते हैं उड़ीसा के अंदर है, तो वहां पर फिर ये फैक्ट्री लगाई गई थी। लेकिन पहली बंगाल में लगाई गई फैक्ट्री का नाम क्या था, पिपली नामक स्थान पर ये लगाई गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें डचों के द्वारा क्राइकल में 1645 ईस्वी में 1645 ईस्वी में कारखाना स्थापित किया गया। अब क्वेश्चन आता है कि क्राइकल है कहां पर, तो देखिए यहां पर ये हिस्सा आप बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश का है इस जगह पर, तो यहां पर है क्राइकल। क्राइकल आंध्र प्रदेश के अंदर है। इसके बाद अगर हम बात करें 1653 ईस्वी में चिनसूरा में डचों ने क्या लगाई, फैक्ट्री लगाई। यानी चिनसूरा नामक स्थान पर डचों ने क्या लगा दी, फैक्ट्री लगाई। अब क्वेश्चन आता है कि चिनसूरा नामक स्थान कहां पर है, तो ये कहां पर होगा, पश्चिम बंगाल में होगा जी। इसके बाद हम बात करते हैं, इसी चिनसूरा नामक स्थान पर एक किले का निर्माण करवाया गया, और उस किले को क्या बोला गया, गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से जाना गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब यहां पर देखो जो डचों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर अपने फैक्ट्री लगाई या कारखाने लगाए गए, वो कहां कहां लगाए गए। देखिए ये देखिए सबसे पहले यहां पर है पुलिकट, जो मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश, यहां पर भी क्या लगाया गया, कारखाना स्थापित किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर देखिए क्राइकल, यहां पर है क्राइकल, ये वाला क्षेत्र, इस क्राइकल में भी क्या किया गया, डचों ने अपनी फैक्ट्रियां लगाई। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर कोचीन, कोचीन के हिस्से में भी डचों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर सूरत, सूरत में भी क्या लगाई थी, डचों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। इसके बाद हम बात करें यहां पर देखिए चिनसूरा, ये रहा चिनसूरा, यहां पर भी डचों ने क्या लगाई थी, अपनी फैक्ट्री लगाई थी। तो इन स्थानों पर आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि डचों ने यहां पर अपनी कंपनी स्थापित की थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, 1658 ईस्वी में कासिम बाजार और बालसोरा पर भी डचों ने अपनी कंपनी स्थापित की। तो देखिए यहां पर कासिम बाजार की अगर बात करें हम, तो कासिम बाजार भी आप बोल सकते हैं कलकत्ता के अंदर इस जगह पर है, कलकत्ता में है कासिम बाजार। और बालसोर की अगर बात करें तो ये भी लगभग आपका पड़ता है उड़ीसा में। तो कहां पर पड़ता है, ये उड़ीसा में पड़ता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, डचों द्वारा भारत में नीला सोरा, जिसको बोल सकते हैं नीला सोरा, नीला सोरा,
सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। यानी डचों के द्वारा भारत में आप कह सकते हैं यहां पर क्या किया जाता था, नीला सोरा और सूती वस्त्र का क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। डच भारत में मसालों की अपेक्षा कपड़ों का ज्यादा निर्यात करते थे। यानी डच जो थे वो भारत से मसालों की अपेक्षा कपड़ों का क्या करते थे, ज्यादा निर्यात करते थे। कहने का मतलब ये है, यहां पर जैसे बात करें हम इस मालाबार तट की, इस मालाबार के तट से या बोल सकते हैं कोचीन से जो व्यापार किया जाता है डचों के द्वारा, वो होता था बोल सकते हैं मसालों का। यानी मसालों का व्यापार कहां से होता था, मालाबार के तट से होता था। और जब यहां पर बात करें कोरोमंडल तट की बात करें या आंध्र प्रदेश की बात करें, तो यहां से ज्यादा व्यापार किस चीज का होता था, सूती वस्त्र का व्यापार करते थे डच। यानी कहने का मतलब क्या था इनका कि डच भारत में मसालों की अपेक्षा कपड़ों का ज्यादा क्या करते थे, निर्यात करते थे। यानी भारत से सूती वस्त्र ज्यादा लेकर जाते थे। इसके बाद हम बात करते हैं डचों और अंग्रेजों के बीच 1759 ईस्वी में, लगभग आप बोल सकते हैं 25 नवंबर 1759 ईस्वी में बदेरा का युद्ध हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया है कि बदेरा का युद्ध कब हुआ, तो लगभग बोल सकते हैं 25 नवंबर 1759 ईस्वी में आप कह सकते हैं अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बदेरा कहां पर है, तो बदेरा बोल सकते हैं कहां पर है, कलकत्ता में है, या बोल सकते हैं पश्चिम बंगाल में है। तो इस युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था और हारने के बाद डच पूर्ण रूप से भारत से चले गए। इसके बाद हम बात करते हैं डचों की असफलता के कारण, यानी डचों की कुछ असफलता के कारण भी रहे जो इस युद्ध में हार गए थे। यानी सरकार के सीधे नियंत्रण में होना, यानी डच जो थे वो पूर्ण रूप से सरकार के अधीन थे, अपने बलबूते पर वो कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे, इसलिए इस युद्ध के अंदर वो हार गए। कंपनी के भ्रष्ट और अयोग्य पदाधिकारी, यानी कंपनी के जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो क्या थे, भ्रष्ट थे, और साथ में क्या थे, वो अयोग्य थे, यानी युद्ध की कुशलता में आप कह सकते हैं सही नहीं थे, जिसके कारण इस युद्ध में हार गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर देखिए, इस प्रकार से यहां पर इस युद्ध के कुछ चित्र दिखाए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर थैंक्स फॉर वॉचिंग, यानी आपने नायरनी क्लासेस पर जो भी अभी लेक्चर देखा है उसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।